दोस्तों अगर आप भी देने वाले हैं 8 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने भी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी तरीके से नहीं की है या केमिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री पेपर को आप लोग किस तरीके से पास कर सकते हो। यानी जैसा आपने फिजिक्स में देखा कि भाई फिजिक्स में आपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगाई थी जिसके अनुसार आपका 100% रिजल्ट अब पास होने ही वाला। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा वैसे ही केमिस्ट्री को आप कैसे पास कर सकते हो, क्योंकि यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं जो काफी सारे बच्चों को नहीं बनते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछी जाती है तो वो होती है रिएक्शन, है ना। तो अभिक्रियाओं को कैसे करोगे, किस प्रकार से आप समझोगे यहां पर, जैसे कि क्या होता है जब वाले क्वेश्चन होते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, कुछ नेमिंग रिएक्शन, कुछ प्रयोगशाला विधियां, है ना। तो सारी चीजों को आज के इस वीडियो में आपको समझाएंगे। बिल्कुल आपको पेपर में कुछ भी नहीं आएगा तब भी आप केमिस्ट्री पेपर को पास करोगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल एकदम जितने भी कमजोर छात्र हैं, अगर आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल एक भी मिस मत करना। सारी चीजों को मैं आपके सामने यहां पर रखने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग यहां पर ये देख सकते हो हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसका कोण क्या है 347 AL कोण का ये पेपर है। ठीक है, यहां पर केमिस्ट्री का एकदम न्यू पैटर्न के आधार पर ये पेपर है। सारे क्वेश्चंस को आप यहां पर देखोगे और अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे इन सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, पूरा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। पूर्णांक की बात करें तो भैया 70 का पूर्णांक रहता है और पासिंग मार्क इसमें कितना लाना होता है तो 70 में आपको चाहिए होते हैं कम से कम 23 नंबर। ठीक है, यानी 70 में आपको 23 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। और जो प्रैक्टिकल का 30 मिलता है उसमें से 10 ही जुड़ता है, मतलब टोटल 100 में 33 नंबर पासिंग मार्क माना जाता है, जिसमें 70 में आपको 23 लाने होंगे। अब यहां पर टाइम भाई 3 घंटे 15 मिनट है। निर्देश पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में इस तरीके से कुछ रहेंगे जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर लिखिए और जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण दीजिए, जो कि केमिस्ट्री का सबसे मेन पार्ट होता है भाई रासायनिक समीकरण, यानी आपके इक्वेशन, है ना। इनको अगर नहीं लिखते हो तो समझ लो कि भाई आपने कुछ भी नहीं किया केमिस्ट्री में। चलिए, तो भाई सबसे पहली बात देखो, ऑब्जेक्टिव जो आते हैं आपको 1 नंबर के अंतर्गत पूछे जाएंगे। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो आपको एक चीज बता दें, ऑब्जेक्टिव में यहां पर सिर्फ आप लोग अपना दिमाग यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन सही से आ रहा है तो आप लोग सही से करोगे और अगर नहीं आ रहा है तो फिर वहां पर गलती कर सकते हो। इसलिए इसमें 6 ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा सा कम ध्यान देना है। इसका एक मैं वीडियो दे दूंगा आपको केमिस्ट्री वाला, तो आप ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लेना। उससे काफी सारे क्वेश्चन फंसेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन कभी कभी केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं जो कि काफी हार्ड लेवल के या क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है जिसमें बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो वो चीजें थोड़ा सा छूट सकती हैं, 1-2 क्वेश्चन, बाकी के 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग बना दोगे। तो चलिए यहां से देखिएगा, इनमें आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर पूरा सबसे पहले कॉपी लिखने का तरीका भी होता है जो कि पास कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। यानी कि अगर आपका जो कॉपी होती है, जैसे आपको पता है कि भाई 28 पेज की टोटल हमारी कॉपी होती है, इसमें आपको पहली बात तो पास होने के लिए यह चीज ध्यान देना है कि एक भी प्रश्न को पेपर में छोड़ना नहीं है। सारे प्रश्नों के शुरू से अंत तक आपको करना है, क्योंकि यूपी बोर्ड में हमारा जो पेपर होता है इसमें स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है और स्टेप मार्किंग में आपको पता है कि जैसे कोई प्रश्न 3 नंबर का है तो उसमें आपको हर एक स्टेप में देख देख करके एग्जामिनर नंबर देंगे। अगर पहला स्टेप सही तो 1 नंबर, दूसरा सही तो 2 नंबर, लास्ट में गलत है तो आपको वहां पर नंबर काटेंगे, बाकी पूरा दे देंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को करना है, प्रयास करोगे तो नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन पहला है कि Fe क्या है, आयरन क्या होता है, D ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक या F ब्लॉक किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आयरन जो होता है वो D ब्लॉक का है ना। तो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल करके का आपका थर्ड ऑप्शन सही कर देना है। इसका आपका हो जाएगा D ब्लॉक तत्व है। ठीक है, इसके बाद देखो, और ये क्वेश्चन पेपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा वायरल है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं, क्योंकि इस पेपर को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। ठीक है, जितने भी जो पिछले साल के मतलब कमजोर छात्रों के देखते हुए पेपर बनाया गया है, और जितने भी छात्र मतलब जैसे कि 2022 के पेपर दिए, 23 के पेपर दिए, 24 के पेपर दिए, उनमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को इस पेपर में लिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास कौन सा है।
जैसे 3D क्यूब और 4s2, फिर इसके बाद सेकंड में यहाँ पर दिया गया 3D5 और 4s2, ऐसे दो ऑप्शन यहाँ पर हो गए। इसके बाद देखोगे तो दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें राइट आंसर आपका सेकंड वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अधिकतम ऑक्सीकरण यहाँ पर होगा 3D5 और 4s2 में, ये सही है आपका। इसके बाद आ जाओगे इधर, यहाँ से किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा लेने पर सेल का वोल्टेज क्या होता है? अचानक शून्य हो जाता है, धीरे धीरे घटता है, या तीव्र गति से बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है? तो यहाँ पर धीरे धीरे घटता है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर ये विकल्प आपका गलत है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से खुद से थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका शायद से इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मुझे कॉमेंट करके एक बार बताना, इस प्रश्न को कर लेना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा कॉमेंट में बताइएगा। तो क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? ये आपके सामने विकल्प है 0.34 वोल्ट, माइनस का 0.76 वोल्ट, या 0.2 वोल्ट, या 0.0 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर यहां पर लिखा गया 0 वोल्ट है ना, 0.0 वोल्ट, इस प्रकार से ये सही है। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन और है, ये दिया गया है के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के लिए सत्य कथन कौन सा है? तो यहां पर ई ए जो है वो संकीर्ण ऊर्जा है, ये सही है, यानी चौथा वाला विकल्प सही है। अब यहां पर है आपका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया से भी बनता है। जैसे यहां पर है अभिक्रिया के लिए ए के विघटन की दर और बी के बनने की दर निम्न प्रकार से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला है, यानी चौथा विकल्प ये जो कि दिया गया है माइनस डी ए अपॉन इस तरीके से डी टी इक्वल टू 4, यहां पर है डी और यहां पर बी है, और अपॉन में क्या है डी टी। ये इस प्रकार से जो है चौथा ऑप्शन ये सही है। ठीक है, तो यहां पर आपको 4 नंबर में चौथा ऑप्शन सही कर देना, ये आपका राइट हो जाएगा। यहां से टोटल आपके 6 जो ऑब्जेक्टिव वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि टोटल 4 नंबर तक के, का खा गा घा अंगा और चा। इसके बाद आप यहां से प्रवेश कर जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके यहां से अब थ्योरी बनेगी। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन में टिप्स बताऊंगा, है ना, वो टिप्स आपको काम देने वाली हैं। सबसे पहली बात, जैसे कह रहा है एनिलीन की अनुनादी संरचना। अब अगर ये प्रश्न मान लीजिए कि भाई 1 नंबर या कभी कभी 2 नंबर में बनता है, तो आप यहां पर सबसे पहली बात अनुनादी संरचना मान लो आपको पूरा नहीं आ रहा है, तो पहले आप क्या यहां पर दिमाग लगाओगे कि भैया जो एनिलीन है ये होता क्या है आखिरकार। इसमें मैंने बताया कि जैसे आप लोग इसका फार्मूला लिख सकते हो C6H5NH2, कम से कम आपको ये फार्मूला तो आता ही होगा। अब इसकी संरचना कैसे बनती है? तो जैसे यहां पर एक बेंजीन बनाओगे इस तरीके से, भाई ये C6H5 आपका बेंजीन ही है ना, ऐसे आपको एक बेंजीन इस तरीके से बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से, और यहां पर आप NH2 ऐड कर दोगे। ठीक है, अब इसकी कह रहा विभिन्न अनुनादी संरचनाएं। आपने केमिस्ट्री में जब अनुनाद के बारे में पढ़ा होगा तो आपने इस प्रकार के कुछ डॉटेड पॉइंटों के बारे में जरूर कहेंगे कि ये लोन पेयर है, ये इधर से उधर गया, खिसका वैसा वैसा। तो आप जब एग्जामिनर के सामने इस प्रकार से फॉर्मूले को और इसकी संरचना को इतना अगर आपने लिख दिया, तो वहां से आपके नंबर मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। मतलब एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी चेक करते हैं, तो अगर उसको आंसर से रिलेटेड कुछ चीजें मिल जाती हैं, तो वहां पर फिर वो और गौर से देखा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा का पूरा डायरेक्ट ऐसे काट देंगे जैसे हमारे आपके स्कूलों में यहां पर होता है, ऐसा नहीं होता है। स्कूलों में आप क्या देखते हो कि भाई कोई टीचर है, क्योंकि स्कूल है यार, यहां पर कौन सा फेल कोई कर रहा है, यहां पर आपके सामने भले वो नंबर कम कर देंगे, बिल्कुल काट देंगे कि तेरा कॉपी सही नहीं है, ऐसा कर, वो सुधार कर, वो ऐसा कर, है ना। टीचर आपको यहां समझाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप यहां पर गलती करना बंद करोगे तभी बोर्ड में नहीं करोगे। लेकिन बोर्ड वाले ऐसा नहीं करते, वो अगर आंसर से कुछ मिल रहा है तो आपको फेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलता जुलता कुछ चीजें करिएगा। जैसे संरचना NH2 की हो गई, एनिलीन की। अब अनुनादी संरचना के बारे में पूछा तो इस प्रकार से आपको करना है। देखो ये आपके पास है, यहां पर इस प्रकार से करोगे, और अगर आपको पूरा सही सही करना है तो फिर पूरा ऐसे करना। जैसे यहां पर देखो, ये पहले एनिलीन बना, इसमें देखोगे तो 2 आपके लोन पेयर, यानी कि यहां पर आपके ये इलेक्ट्रॉन है इसमें NH2 के लिए, तो यहां से ये क्या करेंगे, इस स्थान से खिसक करके यहां पर आएंगे। तो दूसरे नंबर पर देखो इस प्रकार से है, जो देगा वो दाता होता है, तो यहां पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो लेगा भाई साहब वो आपका नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो ले रहा है। तो यहां से देखो ये बॉन्ड लगा था इसमें, ये डबल बॉन्ड यहां पर लगा था, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला, लेकिन जब इसने लिया तो ये बॉन्ड यहां से खिसक गया। बॉन्ड यहां पर है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो ये खिसक के कहां आया? यहां पर आया।
अगला स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप पे जब आओगे तीसरे नंबर पे, तो यहां से इसने जो ये आपके इलेक्ट्रॉन यहां पर लिए थे, इसने क्या किया, इसको दिया और इसने फिर अगले स्टेप पर यहां पर ट्रांसफर कर दिया। तो जब इसने यहां पर ट्रांसफर कर दिया तो यहां से बॉन्ड इधर आया और अगले स्टेप पे जस्ट ये बॉन्ड और खिसका आगे की ओर, तो यहां से बॉन्ड एक यहां पर एक यहां पर ऐसे बॉन्ड लग गया। फिर ऐसे ऐसे करके बॉन्ड यहां पर जैसे जैसे खिसक रहे हैं, आपको ये चीजें समझ लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना है अच्छे तरीके से, पूरा सही तरीका ऐसे करिएगा, बाकी आपको बुक में भी देख लेना है। कभी कभी इससे थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और भी कभी कभी हट के भी क्वेश्चन कभी कभी मान लो पूछ ले जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको यहां से समझना है कि अगर अनुनादी स्थिति या अनुनादी संरचनाएं पूछता है तो फिर कुछ इस तरीके की संरचना आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनिलीन की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता का प्रभाव। ये रहा आपके पास प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख नंबर। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अब इसके बाद सांद्रता के लिए क्या प्रभाव होता है, तो दूसरे नंबर पर आपको लिखना है कि किसी निश्चित ताप अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से किसी भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाने पर उनके मध्य टक्करों की संख्या भी क्या होगी, इनक्रीज होगी, अर्थात बढ़ जाएगी, है ना। तो ये थ्योरी था। थ्योरी में देखो आपको क्या करना है, आप क्या करिएगा, यहां पर जैसे ये है, अब आपको पता है कि अभिक्रिया के वेग पर आप अगर ताप और सांद्रता का प्रभाव डालते हो तो रिएक्शन कहीं ना कहीं आपने जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा जैसे कोई रिएक्शन कर रहा है कि भाई कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 ऐसा करके यहाँ पर CO2 ऐसा बना, और यहाँ पर जो आपने टेम्परेचर दिया या कुछ ऐसा होता है ना बीच में जो चीजें, वो उत्प्रेरक होती हैं। और ताप क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को या तो घटाएगा या तो बढ़ाएगा, जिस हिसाब की अभिक्रिया होगी। तो ये चीज कॉमन है, आपके दिमाग में इतनी आती है, तो इसको आप बना सकते हो खुद से। भले आप गलत करोगे, गलत ये कर सकते हो कि जैसे यहां पर लिखा है कि भाई वेग बढ़ जाता की जगह पर आप लोग लिख दोगे घट जाता है, इतना ही गलत होगा ना, बाकी तो गलत नहीं होगा। तो ये चीजें प्रयास करना है। अब क्या पता एग्जामिनर का मूड वहां पर आपको नंबर देने पे लग जाए, वो नंबर दे दे। और अगर नहीं लिखे रहोगे, भाई सोचोगे कि नहीं बन रहा है, नहीं लिखेंगे तो फिर वहां पर नंबर ही नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में यही सारी चीजें जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूं, तो ये फालतू की चीजें नहीं बता रहा हूं, ये सिर्फ आपको पास और अच्छे नंबर दिलाने के पीछे चीजें हैं। जो अच्छे बच्चे हैं भाई, मतलब अच्छे बच्चे का मतलब जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है, उनके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीका बता रहा हूं। और जो थोड़ा सा चाहते हैं कि भैया पास हो जाए कैसे भी करके, कमेंट आप लोग करते हो, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूं कि आप ऐसे करना, कहीं पर मान लो बढ़ जाता की जगह पर घट जाता, घट जाता की जगह पर बढ़ जाता, ऐसा कर दोगे, बाकी का आंसर आपका ऐसे ही रिलेटेड करते हुए लिखना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद यहां से गा नंबर देखो, कह रहा है क्वेश्चन इस प्रकार से, K4 का होल ऑफ 6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों के लिए इस यौगिक का Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। अब यहां पर इस प्रकार का IUPAC पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से है ये। अब यहां पर देखोगे तो K4 है। अब देखो जैसे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकाल लेते हो तो बड़े ही आराम से इसका IUPAC भी बना दोगे। IUPAC कैसे होता है आपको पता है, ऐसे जैसे यौगिक है K4 और यहाँ पर है Fe और यहाँ पर है CN होल ऑफ 6। यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये जो होता है ये केंद्रीय धातु परमाणु है ना। क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन होता है। और इसी की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। तो सबसे पहले जिसकी निकालनी है आपको कैसे करना है, आपको जिसकी निकालनी है उसको यक्स मान लेना है, ठीक है। और यहां पर आपको ये देखना कि ये जो जैसे आपका बाहर यौगिक आपका K4 लगा, ये पॉजिटिव है या निगेटिव, फिर जो लिगेंड जुड़ा है वो पॉजिटिव है या निगेटिव, कितना चार्ज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, यानी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो जैसे आपको अगर इसका IUPAC करना है, IUPAC का एक बेहतरीन तरीका होता है, जैसे यहाँ पर K4 है तो आपको 4 6 कुछ नहीं यहाँ पर देखना, सिर्फ K है तो मतलब इसको लिख दोगे आप लोग पोटेशियम। IUPAC है बता रहा हूँ, यहाँ से इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से इसका करोगे पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम मैं थोड़ा सा ऐसी जो राइटिंग बना रहा हूँ ना, इसके पीछे का रीजन है, बट आपको बताएंगे। चलिए पोटेशियम हो गया। इसके बाद क्या भाई, यहाँ पर आप देखोगे लिगेंड में आना है। सबसे पहले इसका नाम नहीं लिखा जाता, लिगेंड की संख्या और इसका नाम लिखा जाता है। लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। तो पोटेशियम लिखने के बाद आपको इसमें लिखना है हेक्सा
ठीक है, हेक्सा और 6 हो गया। CN क्या है होता है, साइनो, ये लिगेंड का नाम है, हेक्सा साइनो। और फिर Fe है, जब ये ऋणायन संकर होता है यानी कि ब्रैकेट वाला पार्ट जब बाद में आता है तो उसमें आपको 8 जोड़ना पड़ता है केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ, यानी कि इसका हो जाएगा फेरेट। और फेरेट लिखने के बाद यहां पर ब्रैकेट में इसकी वही ऑक्सीकरण संख्या जो यहां पर निकालने को बोला है, इसको निकाल करके इसे रोमन संख्या में लिखा जाता है। जैसे भैया यहां पर देख लो, ये निकाल के बताया गया है कैसे। ये है यहाँ पर, इसमें +1 चार्ज होता है, संख्या 4 है तो 1 × 4 हो जाएगा। इसका निकालना है तो इसको x मान लेंगे, जैसा मैंने बताया कि भाई जिसका निकालना है उसको x मान आ जाता है। फिर CN आपका इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये लिगेंड आपका नेगेटिव होता है, इसलिए इसमें -1 और यहाँ पर 6 संख्या है तो 6 का गुणा और इक्वल टू में 0। अब पूरा सॉल्व कर लो, जो x का मान आ जाएगा वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। जैसे 4 × 1 तो 4, 1 × 6 तो यानी -6, -6 से 4 गया तो -2, तो x -2 इक्वल टू 0 और x बराबर आ जाएगा +2। तो इसका भैया यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, 2। अब आप लोग ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, और जैसे 2 आया तो भाई इसमें आप रोमन संख्या में यहां पर सेकंड लिख दोगे, ये आयुपेशी भी आपका बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो दो चीजें आपको मैं बता रहा हूं ताकि भाई यहां से थोड़ा सा अगर मान लो समय नहीं मिल पाता है क्योंकि समय कम है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा है, तो आप लोग चीजों को क्लियर कर सको और कम से कम ना ज्यादा नंबर आए तो आप पासिंग मार्क्स से थोड़ा सा ज्यादा तो ले आओ, तो इससे आप लोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहां पर, गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर। सेलों में अंतर पूछा है तो कुछ इस तरीके से देखो, ये केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण अंतर है, इसको कर लीजिएगा। यहां पर सबसे पहले एक तरफ है गैल्वेनिक सेल, एक तरफ है वैद्युत अपघटनी सेल। तो देखिएगा, ये रासायनिक परिवर्तन होने पर विद्युत धारा इनमें बहती है। वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, डिफरेंट है। अब वैद्युत गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, आयन दोनों इलेक्ट्रोड पर मुक्त होते हैं, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में आयन केवल कैथोड पर मुक्त होते हैं। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड अलग अलग कक्ष में रखे जाते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड पर जो है इलेक्ट्रोड पर एक कक्ष में रखे जाते हैं। इस तरीके से ये 3 अंतर आपको लिख देना है यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल पे फोकस करना। न्यूमेरिकल में देखो मैं बताता हूं आप लोग नंबर कैसे ला सकते हो। जैसे यहां से है प्रश्न संख्या 3 आपका, ठीक है। आपको जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये तरीका जो है ना पेपर के हर एक क्वेश्चन के लिए फॉलो होगा, यानी अप्लाई होगा। अब कह रहा है कि 46 ग्राम एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल का फार्मूला जो होता है C2H5OH, इनके फार्मूले भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इनका अणु भार निकालोगे तो आपके काम आएंगे, है ना। भार तो दिया गया है 46 ग्राम, अणु भार कैसे निकालोगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना पड़ेगा। फिर कह रहा है 54 ग्राम जल में घोला गया है, एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है यहां पर कि मोलों की संख्या की फार्मूला है, सूत्र को याद कर लेना, भार बटे अणु भार होता है। अब C2H5OH की अगर मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो यहां पर डायरेक्ट जैसे 46/46 लिख लिया, समझ में ही नहीं आएगा कि भैया 46/46 आया कहां से। 46 ग्राम तो भार दिया है तो ये एक 46 तो ऊपर वाला समझ में आया कि भैया भार का है। अणु भार 46 कैसे होगा, इसका C2H5OH का अणु भार 46 कैसे होगा। तो देखो इसका आपका 46 अणु भार इस प्रकार से होगा, आप इसको निकाल सकते हो, सिंपल सा तरीका है इसका कुछ इस तरीके से। जैसे यहां पर है C2H5OH, अब पता है कार्बन का 12 होता है ना परमाणु भार, और यहां से 12 × 2 लगा, संख्या 2 कर दोगे, प्लस यहां पर हाइड्रोजन का आपका 1 × 5 यहां पर कर दो, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, हाइड्रोजन का आपका 1 हो जाएगा, है ना। 16 यहां पर लिखो, 16 1 17 5 22 और 12 × 2 यानी 24, 24 प्लस 22 कितना होता है, 4 2 6 और 2 2 4, ये 46। इस प्रकार से है निकलता है अणुभार, है ना। तो देख सकते हो यहां से आप लोग अब किसी भी यौगिक का आएगा तो आप लोग उसका निकाल लेंगे। यहां पर मेन चीज क्या है, आपको परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए कि कार्बन का कितना होता है, तो लगभग परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, 6 नंबर पे आता है। इसका भार निकालना है तो 2 से गुणा कर दो, मतलब 12 के लगभग हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 16, लगभग 16 आपका द्रव्यमान हो जाएगा। ऐसे करके चीजों को निकाला जाता है, समझ में आया। तो यहां से ये आपका हो जाएगा 46/46 से 1 मोलों की संख्या, ठीक है। ऐसे ही जल का भी यहां पर दिया गया 54 ग्राम भार। अब जल के भी आपको मोल यहां पर भार निकालना पड़ेगा अणुभार को। तो जल का अणुभार आप देखो H2O होता है, इसका निकालो कैसे, हाइड्रोजन का 1 × 2 और ऑक्सीजन का यहां पर प्लस का 16 होता है, तो 16 + 2 यानी 18, इसका 18 आ जाएगा। तो 54/18 यानी कि इस प्रकार से लिखा गया है, देखो
54 ग्राम भार है और 18 आपका अणु भार निकला है। तो 54/18, 18×3 यानी 3 आपका आ जाएगा इसके मोलों की संख्या जल की। तो जल और एथिल अल्कोहल दोनों के मोलों की संख्या आ गई। अब आपको एथेनॉल का मोल अंश अगर चाहिए तो आप फॉर्मूला लगा दो स्मॉल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। यहाँ पर स्मॉल एन कौन है, कैपिटल एन कौन है, आपके सामने लिखा गया दोनों को, और बस वैल्यू को रख दो ऐसे, ये आ जाएगा एथेनॉल का। और फिर इसके मोल अंश आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 1/4 को आप 0.5 ग्राम लिख सकते हो, क्योंकि ग्राम में वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना, हम अपने से नहीं लिए हैं, यहाँ पर सभी में ग्राम लिखा गया है तो इसलिए हमने ग्राम लिखा। इसके बाद जल का निकालो, ऐसे ही जल में ये फार्मूला लगेगा। जल का निकालना है तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, जैसे एथेनॉल का था तो उसको ऊपर रखा गया है एथेनॉल स्मॉल एन, और जिसका निकालना है उसको ऊपर और नीचे बाकी भाग करा देना, बस आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। और बिलियन वाले चैप्टर से भैया क्वेश्चन बनना एकदम फिक्स है, 100% गारंटी के क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और न्यूमेरिकल बनेंगे ज्यादातर बिलियन से, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगति, यही 3 चैप्टर ही हैं और है ही क्या है ना। तीसरे का ख नंबर 1 फिर से न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार अगर 53 है तो विलयन की नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी ज्ञात करिए या गणना कीजिए, जैसा भी है समझ लेना। तो देखो विलय की मात्रा यहां पर आपकी दी गई है, कितनी दी है 1.325। इसके बाद यहां पर क्या दिया है 250 ग्राम बिलियन। तो यहां पर आपके पास बिलियन का आयतन 250 ml में है, ग्राम में नहीं यार, मिलीलीटर में। हाँ, तो इस प्रकार से लिखा गया है। उसके बाद आपको पता है कि अगर ml यानी कि मिलीलीटर को हमें लीटर में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं 1000 से भाग कराते हैं, क्योंकि 1000 मिलीलीटर अर्थात 1000 ml बराबर के होता है 1 लीटर के। तो इसलिए अगर आपको 250 को लीटर में चेंज करना है तो 1000 का इसमें भाग करा दो, वही चीज यहां पर करी गई है और 1/4 लीटर आ गया, लीटर में चेंज हुआ ये। उसके बाद आओ विलय का तुल्यांकी भार, यहां पर आपको देखोगे तो ये दिया गया है कितना, कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, ये विलय है तो 53 दिया है। और फिर नॉर्मलता ज्ञात करनी है, तो नॉर्मलता का फार्मूला लगा दो। सूत्र भाई साहब आपको लगाना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, सूत्र है, ये तुल्यांकी भार ई हो गया। नॉर्मलता बराबर होता है W/E इंटू भी। अब ई भी और W क्या है, ये सारी चीजें आपके सामने ऊपर दिखाई गई हैं। W विलय का मात्रा, विलयन का आयतन वॉल्यूम यानी कि V, और आपका तुल्यांकी भार E। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर है, आपको सभी को रख करके इसका कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके से नॉर्मलता आ जाएगी। और इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक, तो मात्रक जरूरी है लिखना, इतना आप लोग समझ लेना। ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कह रहा है, देखो फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए, यानी फिनॉल के आपको अनुप्रयोग बताने हैं। चलिए देखिएगा, ये रहे फिनॉल के अनुप्रयोग, ऐसे करके आपको यहाँ पर इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिनॉल के अनुप्रयोग, एथेनॉल के अनुप्रयोग, मेथेनॉल के उपयोग, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो देखो पहला है कृमिनाशक और प्रतिरोधक के रूप में फिनॉल का उपयोग होता है। दूसरा नायलॉन और कृत्रिम रेशम निर्माण में होता है। तीसरा है एजोरंजकों के बनाने में होता है। चौथा है साइक्लोहेक्सेनॉल के उपयोग में होता है। और चौथा है सैलिसिलिक अम्ल, सैलॉल, एस्पेरिन आदि दवाई के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। किसका, फिनॉल का। फिनॉल का भाई फार्मूला क्या होता है तो आप लोग एक बार याद कर लो इसका, क्योंकि महत्वपूर्ण है। C6H5 और OH। अगर संरचना बनानी है तो एक बेंजीन ऐसे बना देना, बेंजीन वगैरह आप अच्छे से बना लीजिएगा, ऊपर OH जोड़ देना, बस बन जाएगा फिनॉल। तो ये होता है इसका सूत्र। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख करिए। तो हमारे शरीर में हार्मोन्स क्या भूमिका निभाते हैं, इसका आंसर देखिए। तो वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों के शरीर में नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। पहली परिभाषा हार्मोन है क्या, तो यहां तक आपको लिखना है। इसके बाद जिनका कार्य शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि हार्मोन, प्रजनन आदि का संचालन तथा नियंत्रण करना होता है, हार्मोन एस्टेरॉयड, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल होते हैं। ये आपका किसका है, हार्मोन के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, थ्योरी है, बाकी आपको इसको बना देना है। अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन नहीं आ रहा एग्जैक्ट तरीके से, तो क्या करोगे, तो आप लिखोगे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कि हमारी शरीर को इतना मजबूत बनाए रखते हैं, ऐसे वैसे करके। तो फिर वहां पर वो ट्रिक हो जाती है कि आप इस आंसर को बना के लिख रहे हो, है ना। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे जैसे भी आए वैसे करना है आपको। अब शरीर के बारे में इतना जानकारी तो आप लोग रखते हो ना, वरना आप प्राणी किस काम के हो, क्यों घूम रहे हो दुनिया में,
है ना। तो इतना थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, समझते हो। चलो ये क्वेश्चन ऐसे कर दीजिएगा। अब इसके बाद यहां से क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओगे, तीसरे के सारे क्वेश्चन खत्म। तो जैसा जैसा मैं यहां पर ये लीपा पोती मचा रहा हूं आपके सामने, तो इससे कुछ आपको लाभ हो रहा है या नहीं कि फर्जी मैं बोल रहा हूं, तो बोलोगे हाँ। तो इस वीडियो में कमेंट करना क्या चीजें क्लियर हो रही हैं केमिस्ट्री की, क्या आप लोग अब पास हो सकते हो इस वीडियो को देख करके, जरूर आप बताइएगा। बाकी एक ही वीडियो से कुछ नहीं होगा, मैं आपको लगातार और भी काफी सारे क्लासेस अभी प्रोवाइड करने वाला हूं, और लगातार हमारी जर्नी ये जारी रहेगी जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट पर आपको मैं प्रॉपर क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। अब यहां से क्वेश्चन देखो, यहां पर रोजनमुंड अपचयन, तो इन पर हो सकेगा तो आप टिप्पणी पर मतलब ट्रिक पर ध्यान कम दो। मैं आपको 10 रिएक्शन का एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है, उसको आप कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। एक ही वीडियो में आपका नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। रोजनमुंड अपचयन, बुर्च फिटिंग अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, है ना, सिम्ट अभिक्रिया, इस प्रकार की रिएक्शन जो नेमिंग वाली होती है उनको मैं करा दूंगा एक वीडियो में, तो उसको करने से आपका सारा काम हो जाएगा। फिर ख नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट करो। इधर के सारे प्रश्न देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। तो क्या करो आप लोग, इनका स्क्रीनशॉट करके आप अपनी क्वेश्चन बैंक में टिक कर लो एक बार सारे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। चलिए इधर के क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट थोड़ा सा कर लेना, टिक करना है। बाकी आपको यहां से कुछ इतना नहीं, आप ना एडिट कर लेना मोबाइल में जैसे स्क्रीनशॉट आपका आए। ये रहे क्वेश्चन। विटामिन से देखो काफी सारे क्वेश्चन बने हैं। एक आपका वीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से वाला क्वेश्चन बना है। इधर के बाद आप आ जाओगे इधर के क्वेश्चनों में, इनका भी आप यहां से कर सकते हो, है ना, और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। और अब एक वीडियो आपका आएगा क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, है ना। 5-5 नंबर के आते हैं बोर्ड में, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द कवर करने वाले हैं, इसलिए चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।